Welcome friends. Today we will discuss Article 123 of Indian Constitution, which talks about President power to issue ordinances. Same time we will discuss even Governor power also. So first of all, ordinance क्या होता है ये देखेंगे. Then we will discuss constitutional provisions about ordinance. Then comes the next question कि ये power दिया क्यों है. That we will discuss. किसे किसे दिया है, President and Governor. कौन से प्रोविजंस के अंदर वो भी देखेंगे. दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. देन सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट है क्या, कोई इंपॉर्टेंट केसेस, दैट विल डिस्कस. एंड देन ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म ऑन ऑर्डिनेंस. एंड देन फाइनली एज यूजुअल कंक्लूजन एंड मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट. ना आई डू एग्री कि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होगा कि सर ऑर्डिनेंस होता क्या है. सिंपल, पहले से स्टार्ट करते हैं. लिसन केयरफुली. पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा. एंड आर्टिकल 79 के अनुसार पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. सो व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस अ बिल इन अ हाउस, कोई ऑर्डिनरी बिल जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं वो इधर हाउस में इंट्रोड्यूस होता है. बिल जब एक हाउस से पास होता है वो दूसरे हाउस में चले जाएगा. अगर दोनों एग्री करते हैं तो ठीक, नहीं तो जॉइंट सेशन की भी प्रोविजन ऑर्डिनरी बिल्स को होती है. दोनों हाउस ने बिल पास करने के बाद वो चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब उससे असेंट देते हैं तब बिल बन जाता है एक्ट, या जिसे आप लॉ कहते हैं. आई होप ये क्लियर हुआ है कि बिल कैसे एक्ट में कन्वर्जन होता है. तो ये भी बात अब तक पता चली होगी कि बिल को एक्ट में कन्वर्जन होना, इसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा. क्यों? बिकॉज दोनों हाउस में इसका डिस्कशन भी होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में एग्री डिसएग्री, जॉइंट सेशन, डिबेट होंगे, कमिटी के पास बिल जा सकता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट को जाएगा असेंट के लिए. देन प्रेसिडेंट उसके ऊपर एग्री करते हैं तो वो साइन करेंगे या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं एक बार. मतलब ऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल ये प्रोसेस है ना. डोंट यू थिंक ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी है? बट क्या ये ज़रूरी है? यस, बिकॉज कोई भी बिल जल्दबाजी में नहीं आना चाहिए, और हर बिल का स्क्रूटनी कहाँ से होना चाहिए? पार्लियामेंट से होना ज़रूरी होता है, बिकॉज वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर. बट डोंट यू थिंक कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि कोई अर्जेंट सिचुएशन है, इमीडिएट सिचुएशन है, जिसके ऊपर आपको कानून चाहिए, लॉ चाहिए, बट इमीडिएट तो आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए. एंड दैट्स द रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ऑर्डिनेंस की पावर इंक्लूड की है. तो क्या होता है ऑर्डिनेंस? द ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट, मैं रिपीट करता हूँ, द ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट विल हैव सेम इम्पैक्ट एज दैट ऑफ लॉ ऑफ पार्लियामेंट. मतलब प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करता है वो एज गुड एज क्या होता है? पार्लियामेंट का लॉ ही होता है. इट हैज सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज दैट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. मतलब अभी ये तो क्लियर हो गया कि ऑर्डिनेंस इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट. बट ऑर्डिनेंस के हम परमानेंट के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं, नॉर्मली टेम्पररी पर्पस, टेम्पररी लॉज होते हैं. और किस चीज के लिए आप इशू करते हैं? अनफोर्सीन एंड अर्जेंट मैटर्स. मतलब कोई अर्जेंट मैटर आता है, उसे डील करने के लिए आप ऑर्डिनेंस इशू करते हैं. आई होप आर्टिकल 123 अभी क्लियर हुआ है. अब थोड़ा और आगे चलते हैं. डज दैट मीन प्रेसिडेंट का ये पावर एब्सोल्यूट है? प्रेसिडेंट जब चाहे तब डिक्लेयर कर सकता है क्या? आंसर इज नो. प्रेसिडेंट को ये पावर, प्रेसिडेंट मतलब एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को ये पावर दिया है, वो तभी इशू कर सकते हैं जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है. When both the houses of parliament are not in session, then you may say कि सर अगर एक हाउस रहेगा तो भी इशू कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज अगर एक भी हाउस सेशन में नहीं है तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर लॉ पास करना है तो दोनों हाउस में पास होना चाहिए, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. सपोज एक हाउस सेशन में ही नहीं है तो कोई लॉ पास हो सकता है क्या? आंसर इज नो. मतलब एक तो बोथ द हाउसेस आर नॉट इन सेशन और ईदर ऑफ द टू हाउसेस इज नॉट इन सेशन, तो ही वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं. अगर सपोज प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया उस वक्त जब दोनों हाउसेस का सेशन चल रहा था, मतलब लोकसभा भी चल रहा है और राज्यसभा भी, तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा?
वॉइड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। मतलब हाउस जब सेशन शुरू होता है तब आप ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते। सो डोंट थिंक, इससे एक बात तो पता चलती है कि बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि सर मतलब ऑर्डिनेंस मतलब ये तो पैरेलल पावर हो गया लेजिस्लेशन का, तो पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं, इट इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ये तभी इशू कर सकते हैं जब ईदर या बोथ द हाउसेस आर नॉट इन सेशन। एक दूसरा पॉइंट, तो ऑर्डिनेंस क्या किसी भी इस चीज के लिए आप लेके आ सकते हैं क्या? सी क्लियरली तो नहीं कहा है, बट ये तो कहा है कि अर्जेंट सिचुएशन होना चाहिए। सो डोंट थिंक ऑर्डिनेंस तभी आना चाहिए ओनली एंड ओनली व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि सर्कमस्टांसेस है कि जहां पे इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कहोगे कि सर हम हर इशू पे लेके आएंगे, तो आरसी कुपर केस हुआ था 1970s में बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था इवन प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, अगर उसके भी ग्राउंड्स अगर मैलाफाइड है या लगता है तो दोज कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस लेके आओगे, क्योंकि वर्ड क्या है? सेटिस्फाइड। आई डू एग्री, सेटिस्फाइड का मीनिंग सब्जेक्टिव हो सकता है। सो शायद जिसकी जरूरत ही ना हो उसके लिए भी आप ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। नो डाउट पार्लियामेंट में इसमें क्या किया था, 38 अमेंडमेंट एक्ट, जिससे क्या किया था कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन फाइनल होगा और ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाएगा। ये 1975 मतलब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त। बट ये प्रोविजन लेटर ऑन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से डिलीट कर गई व्हेन जनता सरकार सत्ता में थी। मतलब आज की तारीख में क्या ऑर्डिनेंस को आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? आंसर इज यस, क्योंकि इमीडिएट एक्शन की जरूरत नहीं तो ऑर्डिनेंस इशू करना ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज इट को एक्सटेंसिव विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट? क्या पार्लियामेंट हर सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं? क्या ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है क्या? फॉर एग्जांपल वी हैव यूनियन लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट, वी हैव कंकरेंट लिस्ट इन शेड्यूल 7। सो डज दैट मीन यहां पे आप किसी भी सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं क्या? ये भी क्लियरली कहा है आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट को अधिकार है कि पार्लियामेंट कानून कर सकता है। मतलब पार्लियामेंट जिस विषय पे कानून कर सकता है, आप उसी विषय पे आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, बाकी इस पे आप नहीं कर सकते, उसे रद्द कहा जाएगा। इतना ही नहीं, जो भी ऑर्डिनेंसेस आप इशू करते हैं, ऑल ऑर्डिनेंसेस विल हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। मतलब क्या, ऑर्डिनेंस जो होंगे अगर उसमें कुछ गलत है तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा। ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आप क्या फंडामेंटल राइट ले सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू? आंसर इज नो, इवन यू कैन नॉट टेक फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना जरूरी है। इतना ही नहीं, जो भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करते हैं उसे दोनों हाउस के सामने रखना पड़ता है। कब? ऑर्डिनेंस इशू करने के बाद जो नेक्स्ट सेशन इमीडिएट स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट होने से 6 वीक में इसे अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। मतलब अगर सपोज हाउस रीअसेंबल होता है और अप्रूव होता है ऑर्डिनेंस, अगर अप्रूव होता है देन इट बिकम्स एक्ट, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट सपोज हाउस दोनों रीअसेंबल हो चुके हैं और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, एट द एंड ऑफ द 6 वीक्स वो ऑर्डिनेंस चला जाएगा, इट विल सीज टू ऑपरेट। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मर्यादा दी है कि विद इन 6 वीक्स आफ्टर इट्स रीअसेंबली आपको वो ऑर्डिनेंस पास करना ही होगा। मतलब कोई एक्शन नहीं होगा तो वो सीज हो जाएगा। अब आता है तीसरा भी कि सपोज पार्लियामेंट के हाउस ने उसे डिसअप्रूव किया तो ऑर्डिनेंस का क्या होगा? सेम, अगर डिसअप्रूव किया देन ऑल्सो इट विल सीज टू ऑपरेट। अगर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुआ है तो एक प्रीलिम का क्वेश्चन कि सर ये 6 वीक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? से फॉर एग्जांपल सर लोकसभा 1 तारीख को स्टार्ट हुआ और राज्यसभा 3 तारीख को स्टार्ट हुआ,
एंड ऑर्डिनेंस इशू किया है आपने पिछले महीने के 25 तारीख को, तो 6 वीक कहां से? लिसन, 6 वीक्स होंगे, ऑर्डिनेंस इशू करेंगे उस दिन से नहीं, व्हेन सेशन स्टार्ट्स, रीअसेंबली ऑफ द हाउस, एंड विद इन 6 वीक्स, देन नाउ यू मे से कि सर लेकिन एक हाउस तो 1 तारीख को हो और एक 3 तारीख, सो कौन सी तारीख पकड़ने की? दोनों अलग अलग तारीख है। यहां पे भी क्लैरिटी है क्या? जो हाउस लेटर स्टार्ट हुआ है, मतलब सेकेंड वन, वहां से 6 वीक्स कैलकुलेट किया जाएगा, लेटर ऑफ दोज डेट, मतलब पीरियड ऑफ 6 वीक्स, मतलब इतनी क्लैरिटी यहां पे है। एंड मतलब इसका मैक्सिमम लाइफ अगर हमें देखना है ऑर्डिनेंस का, तो कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 6 months and 6 weeks। देन वाई इट 6 months and 6 weeks? बिकॉज पार्लियामेंट के हम जो देखते हैं कि साल में मिनिमम 2 सेशन तो होने ही चाहिए, क्योंकि देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months, मतलब 6 महीने में एक सेशन तो होना ही है, मतलब मैक्सिमम 6 months and 6 weeks। इससे ज़्यादा ऑर्डिनेंस नहीं चल सकता। नेक्स्ट, कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, क्या ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है? डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है टू एक्ट ऑन योर ओन, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट खुद डिसीजन लेते, वो किसी की सलाह पे काम नहीं करते। सो क्या ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। प्रेसिडेंट ये ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, बट ये ऑर्डिनेंस उन्हें किसके एडवाइस पे इशू करना होता है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, अगर एग्जाम में आया तो। दूसरा, प्रेसिडेंट ये ऑर्डिनेंस विड्रॉ कर सकते हैं क्या? कि मैंने इशू किया लेकिन कुछ दिन के बाद लगा कि अब यार विड्रॉ करते हैं, कर सकते हैं? यस, ये उन्हें अलाउ है, मतलब अगर लगता है उन्हें तो ऑर्डिनेंस को वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। कैन इट बी बैकडेटेड रिट्रोस्पेक्टिव? यू में से कि रिट्रोस्पेक्टिव म्हणजे काय? रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कैन इट बी बैकडेटेड, मतलब आज मैं ऑर्डिनेंस इशू कर रहा, से फॉर एग्जांपल आज तारीख है 9 Feb 2024। सो आज अगर मैं ऑर्डिनेंस इशू कर रहा हूं तो इज इट पॉसिबल कि इसका इंप्लीमेंटेशन मैं 2023 से करूं? इट इज पॉसिबल। आंसर इज यस, मतलब जैसे पार्लियामेंट कर सकता है वैसे ऑर्डिनेंस में भी हम कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस से आप क्या क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस से आप पार्लियामेंट का कोई लॉ मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर रिपील भी कर सकते हैं एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। डज दैट मीन ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर सकते हैं क्या, बदल सकते हैं क्या? आंसर इज क्लियरली नो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड आप नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते। सो क्लियरली ये हो चुका है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये हुआ प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में क्या है? लिसन, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 123 है, सेम गवर्नर के बारे में आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस पावर के बारे में चर्चा की है। तो दोनों में अंतर क्या है? पहले दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं। दोनों भी ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पेक्टिव, वहां वो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम। दोनों कब करते हैं? जब हाउस सेशन में नहीं होता तभी। डिस्क्रिशन है क्या? आंसर इज नो। बट यहां पे एक डिफरेंस है, क्या गवर्नर ऐसे इश्यूज में ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते? कौन से इश्यूज में? कि ऐसे कोई बिल जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए आपको रिजर्व करने होते हैं, मतलब जिसमें प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी होता है, उनका प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड होता है, और ऐसा कोई आप एक्ट करते हैं वो इनवैलिड होगा अगर प्रेसिडेंट के एसेंट के बगैर, तो वो आप इशू नहीं कर सकते। ये दोनों में अंतर है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आपने कहा था कि ऑर्डिनेंस 6 महीने रहेगा, मैक्सिमम लाइफ होगा उसका 6 महीने 6 वीक्स, विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली उसे पास होना है। तो न्यूज़पेपर में बार बार हम लोग ये एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज रीप्रोमुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ये रीप्रोमुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? लिसन केयरफुली। अब सपोज कोई ऑर्डिनेंस आपने इशू किया, ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितना रहेगा? मैंने कहा कि 6 मंथ और 6 वीक्स, बट उसमें वो पास नहीं हुआ। तो क्या करते हैं, बहुत बार वही ऑर्डिनेंस को फिर से री इशू करते हैं। कितने बार? एनी नंबर ऑफ टाइम,
और इसी री इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंसेस को कहा जाता है रीप्रोमुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। क्या ये सही है क्या, देखेंगे थोड़ी देर में ही। बट रीप्रोमुलेशन का मतलब है वही ऑर्डिनेंस आप बार बार इशू कर रहे विदाउट चेंजिंग एनी टेक्स्ट। सो क्या ये सही है क्या? यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है, डीसी वाधवा केस जो 1987 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि ये गलत है, इट्स अमाउंट टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? बिकॉज अगर आप देखेंगे 1967 से 1980s के बीच में बिहार में गवर्नर ने 200 से ऊपर 256 ऑर्डिनेंस इशू किए थे। सरकार कैसी चलनी चाहिए? सरकार ऑब्वियसली लॉ के आधार पर चलनी चाहिए। लॉ कहां पास होनी चाहिए? लेजिस्लेचर में, चाहे वो स्टेट हो तो स्टेट लेजिस्लेचर, सेंटर हो तो पार्लियामेंट में। बट यहां पे तो आप चला रहे किसके आधार पे? मोस्टली ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो क्या ये रूट सही है? तो कोर्ट ने यही कहा था कि आप वही ऑर्डिनेंस फिर से रिपीट कर रहे विदाउट गेटिंग द बिल पास बाय द असेंबली, ये गलत है। सी ऑर्डिनेंस इशू करने का आपका अधिकार है, बट ये एक्सेप्शनल पावर है। एक्सेप्शनल पावर कब होता है? एक्सेप्शनल पावर आप तभी यूज करते हैं जब उसकी जरूरत है, ना कि डेली केसेस के लिए आपको ऑर्डिनेंस इशू करना चाहिए। एंड इट कैन नॉट बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर। मतलब ये डे टू डे वर्किंग जो पार्लियामेंट का है या लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का है, उसको आप सब्सटीट्यूट करके यूज कर सकते हैं क्या? यहां पे क्लियरली कहा है आंसर नो। मतलब रीप्रोमुलेशन होता है क्या? यस, बट इसके बारे में कोर्ट के जजमेंट क्या है ये हमने डिस्कस किया है। देन लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट में काफी बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू में आ सकते हैं। पहला केस था आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1970 में था। केस था रिगार्डिंग बैंक नेशनलाइजेशन। 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया था 1969 में। इसके खिलाफ लोग चले गए थे ऑब्वियसली कोर्ट में, और ये जो रूट ऑर्डिनेंस का यूज किया गया था, यहां पे लिसन केयरफुली, यहां पे कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि प्रेसिडेंट का ये जो सेटिस्फैक्शन है रिगार्डिंग नेसेसिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या? अर्जेंट सिचुएशन के लिए ऑर्डिनेंस होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट का ये अर्जेंट सिचुएशन है या नहीं, इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या? आंसर इज यस। यहां पे कोर्ट ने क्लियरली कहा ऑर्डिनेंस इज गोइंग टू सब्जेक्ट द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। मतलब इसका रिव्यू भी लिया जाएगा, अगर मैलाफाइड इंटेंशन है तो उसको क्वैश भी किया जा सकता है। मतलब आरसी कूपर केस में ये तो क्लियरली कहा है कि आप अमेंड नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सेकेंड था AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980, जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन था अप टू 1 ईयर विदाउट ट्रायल। भाई ये तो ज़्यादा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बोलता इतना। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ऑर्डिनेंस आप इशू कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस भी वैलिड है, बट 1 साल के लिए अगर रखना है तो उसमें कुछ एडवाइजरी बोर्ड्स, उनकी सलाह, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। और थर्ड केस जैसे मैंने कुछ देर पहले डिस्कस की थी, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, जिस केस में मोर देन 250 ऑर्डिनेंस इशू हुए थे 14 साल में बिहार में, और वही ऑर्डिनेंस रीप्रोमुलेट भी हुए थे। तो कोर्ट ने यहाँ क्लियरली कहा था इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये गलत है, इसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। एंड चौथा लेटेस्ट केस है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 का, जहां पे 7 जजेस के बेंच ने क्लियरली कहा है द लेजिस्लेचर शुड नॉर्मली बी डन बाय द लेजिस्लेशन। मतलब लॉ बनाने का काम नॉर्मली किसे करना चाहिए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉ बनाने का काम नॉर्मली लेजिस्लेचर को ही करना चाहिए। नॉर्मली इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशन के लिए ऑर्डिनेंस होना चाहिए, ना कि नॉर्मल सिचुएशन के लिए ऑर्डिनेंस रखो। एंड रिपीटेड रीप्रोमुलेशन इज लाइक अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ऑर्डिनेंस के तो फायदे भी देखे हमने, तो क्रिटिसिज्म क्यों होता है ऑर्डिनेंस के ऊपर? एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ डोंट यू थिंक ऑर्डिनेंस तभी आने चाहिए जब कोई हाउस सेशन में नहीं है, इधर लोकसभा राज्यसभा या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो ऑर्डिनेंस इशू होना चाहिए। बट बहुत बार क्या होता है, लिसन,
इसका पॉलिटिकल मिसयूज होता है। दे मे बी मिसयूज फॉर पॉलिटिकल पर्पज। मतलब क्या, सपोज सत्ता में जो भी सरकार है, ए पार्टी बी पार्टी, उसको लोकसभा में बहुमत है, प्लीज लुक एट द बोर्ड, उसको लोकसभा में बहुमत है बट उसे राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो बिल पास होगा उसका नहीं। तो फिर सरकार क्या करती है, सरकार मोस्टली क्या करती है, दे गो फॉर द रूट ऑफ द ऑर्डिनेंस। क्यों, ऑर्डिनेंस के लिए तो आपको इसकी मेजॉरिटी जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट के बगैर भी आप इशू कर सकते हैं। देन यू मे से कि सर यस कर सकते हैं, लेकिन आप ही ने कहा था कि 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली उसे एक्सेप्ट करना होता है। यस बाबा, हमने कहा था, बट हमने ये भी कहा है कि वही ऑर्डिनेंस फिर से री इशू भी हो सकता है, जिसे रीप्रमोगुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस कहते हैं। मतलब आपका मेजॉरिटी किसी एक हाउस में नहीं है, तो आप वही ऑर्डिनेंस क्या करेंगे, फिर से री इशू करेंगे। जो काम नॉर्मली लेजिस्लेचर को करना चाहिए वो आप किसके थ्रू करवा रहे हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू। ये गलत है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई बिल आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर डिबेट ना हो, पॉलिटिकल पर्पस है आपका, तो शायद इसके लिए उसे मिसयूज किया जा सकता है। डोंट थिंक इससे जो मेन प्रोसेस है डेमोक्रेसी का मेन प्रोसेस जो होता है लॉ मेकिंग का, जो हाउस में होना चाहिए, आप उसी को बाईपास कर रहे हैं। मतलब पार्लियामेंट्री हर्डल जैसे हो गया कि पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं करना है मुझे, और सारे डिबेट मुझे नहीं चाहिए, उसके लिए मैं ऑर्डिनेंस का रूट ले रहा हूं। अगर नंबर वाइज भी देखेंगे तो 1950s में साल में 7 ऑर्डिनेंस इशू किए जाते थे एवरेज। 2020 में यही नंबर बढ़ गया है 15 पे, मतलब डबल हो चुका है। तो ये गलत है, आंसर इज यस, ये गलत है, क्योंकि ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर सही है क्या, यस, बट दैट शुड नॉट बी फॉर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इट शुड बी फॉर अर्जेंट सर्कमस्टेंसेस। इतना ही नहीं, लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेचर का है। डोंट थिंक वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर। तो अगर लॉ बनाने का काम यहां पे एग्जीक्यूटिव कर रहा है, प्रेसिडेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, तो भाई सेपरेशन ऑफ पावर का क्या हो गया, वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर ना बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों के अपने अपने काम है। लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का न्यायदान करना। बट यहां ऑर्डिनेंस के थ्रू लेजिस्लेचर का काम अगर एग्जीक्यूटिव ही करेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का क्या होगा, यह गलत है। नॉट ओनली दिस, डोंट थिंक पार्लियामेंट में जब बिल्स आते हैं तो उसके ऊपर चर्चा होती है, कमिटीज होती है, डिबेट्स होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होती है कि जल्दबाजी में कुछ ना हो। सो ऑर्डिनेंस जैसा रूट अगर आप बार बार यूज करोगे तो पार्लियामेंट का जो ओवरसाइट होगा या बढ़ेगा या कम होगा, आप खुद डिसाइड करो। इट विल डिक्रीज, वोंट इंक्रीज। एंड नॉट ओनली दिस, इससे एक लीगल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है, बिकॉज ऑर्डिनेंस मोस्टली क्या होता है, टेम्पररी पर्पस के लिए। वॉमेंट भी किए जा सकते हैं, रिपील भी किए जा सकते हैं। एंड जब आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है ऑन हिज सेटिस्फैक्शन, तो भाई सेटिस्फैक्शन का मतलब ही क्या है, इट इज सब्जेक्टिव। सो इसका भी मिसयूज हो सकता है, आंसर इज यस। इसके ऊपर कोर्ट ने भी जजमेंट दिए है। सो डोंट यू थिंक वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम कि कई बार सरकार इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इफ दे डोंट हैव मेजॉरिटी इन वन हाउस, दे नॉर्मली गो फॉर द रूट ऑफ ऑर्डिनेंस। कभी कभी इससे फिर इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। वी हैव सीन इन लास्ट 7-8 ईयर्स ऑल्सो कि बहुत सारे बिल्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने ऑर्डिनेंस इशू किया है इनिशियल स्टेजेस में। फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन का हो, फार्म लॉस का हो, या दिल्ली से रिलेटेड हो, सो जिसे सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे भी बाद में चैलेंज हो जाता है। सो ये सारी क्रिटिसिज्म ऑर्डिनेंस के ऊपर की जाती है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये पावर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर अगर कंक्लूजन एग्जाम में पूछा, इंटरव्यू में, तो आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं। अगर आप ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे तो ये बहुत अनयूजुअल है, बहुत ही रेयर केस में आपको ये दिखेगी कि दुनिया में किसी प्रेसिडेंट को इतनी पावर दी गई है, बिकॉज प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है और ऑर्डिनेंस मतलब लेजिस्लेटिव पावर। ऑर्डिनेंस इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके बारे में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उस वक्त कहा था कि ऑर्डिनेंस क्यों गया, बिकॉज इट शुड इनेबल द एग्जीक्यूटिव
to deal the situation which may arise immediately when parliament is not in session. मतलब हमने पावर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये पावर रखा है, उसके पीछे कारण है क्या कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो एग्जीक्यूटिव को फटाफट डिसीजन लेना है, तो उसके लिए ये पावर दी गई है. दैट मीन्स इट शुड बी एक्सरसाइज ओनली फॉर अर्जेंट मैटर्स, नॉट फॉर द नॉर्मल रूटीन लेजिस्लेटिव वर्क्स. मतलब क्या, ऑर्डिनेंस इशू पावर सही है क्या? आंसर इज यस. होना चाहिए क्या? आंसर इज यस. बट इट शुड बी यूज ओनली फॉर अर्जेंट मैटर्स. सुप्रीम कोर्ट के आज तक के आए हुए जो भी वर्डिक्ट्स है, से फॉर एग्जांपल कूपर केस है 1970 का, वाधवा केस 1987 का, रॉय केस 82 का, या फिर 2017 का कृष्णा केस यादव, दैट इज इन बिहार केस, सारे केसेस के जजमेंट आपको स्टडी करने चाहिए और ठीक तरह से जब ज़रूरत है तभी ऑर्डिनेंस इशू होना चाहिए, ना कि लेजिस्लेटिव डिबेट अवॉइड करने के लिए. मतलब हाउस में मुझे डर लगता है सरकार को कि अपोजिशन कुछ सवाल पूछेगी, इसके ऊपर बहस ज़्यादा होगी, तो ये स्क्रूटनी अवॉइड करने के लिए आपको ऑर्डिनेंस इशू नहीं करना है. आपको तभी करना है जब उसकी ज़रूरत हो, ना कि लेजिस्लेटिव डिबेट इवेड करना है. सो नॉर्मल जो काम है लॉ बनाना, ये किसका है? लेजिस्लेचर का. उसे ही करने देना चाहिए. ऑर्डिनेंस सभी इशू होने चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो. तो ये है फाइनल कंक्लूजन. देन कम्स द नेक्स्ट कि सब मेंस और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस क्यों दिया है? इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर. बट डोंट यू थिंक यही पावर को आजकल एज अ टूल यूज किया है टू बाईपास द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड प्रोसीजर? डिस्कस विद एग्जाम्पल एंड केसेस. मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना होगा? आपको क्लियरली लिखना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑर्डिनेंस, व्हाई दिस पावर इज गिवन, हाउ द बिल्स आर नॉर्मली पास, when the ordinance should be issued, and how it is misuse. क्योंकि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहाँ होनी चाहिए? लेजिस्लेचर में, ना कि ऑर्डिनेंस में. इसके एग्जाम्पल्स देने होंगे आपको, बिहार के वगैरह जो मैंने दिए वो, एंड केसेस भी बताने होंगे, कूपर, वाधवा वगैरह केसेस. देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन मेंस और इन इंटरव्यू. देन कम्स द लास्ट कि सब प्रीलिम के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं. प्रीलिम के लिए ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं. Which of the following statements are correct about Article 123? पहला, ordinance are issued when Parliament is not in session and President deem immediate action is necessary. पहला. दूसरा, via ordinance President can amend Constitution also. तीसरा, ordinance can be issued on any subject regardless Parliament को उसमें अधिकार है या नहीं है. चौथा, the purpose of Article 123 is to give President absolute legislative power. इसमें से कितने पेयर सही है? 1, 2, 3 या 4? अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू वेरी मच.